Assalamu alaikum dear students. Today we will study next lecture of the thermodynamics, that is lecture number 2. In this lecture we will study internal energy, heat, work and internal energy relationship, and last part of the topic will be equivalence of the heat and work. First of all we will discuss internal energy. Internal energy is a state variable just like pressure, volume and temperature. To understand the internal energy पहले हम ये देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस तरह से चेंज होती है इनसाइड द मैटर. मैटर जो है वो आपको पता है कि इट इज़ ऑफ 3 काइंड्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरी मैटर consist of the molecules or atoms that are maybe one or more than one atoms. तो आपके पास जो molecules और atoms हैं, whenever you will provide heat to any state of matter, so that heat will disturb the molecules or the atoms, और जिसके result में क्या होगा कि molecules और atom will attract each other. They will start moving inside the matter. तो आपके पास जब भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मैटर. और अगर वो मूव करें तो ऑब्वियसली जब मूव करता है कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, तो वो कंसिस्ट करता है काइनेटिक एनर्जी. ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो अट्रैक्शन विल अपीयर एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैटर, मोशन विल अपीयर एज अ काइनेटिक एनर्जी, और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी मैटर, solid, liquid, gas, it will appear as a internal energy of the system. So आपको यहाँ पे एक न्यू स्टेट फंक्शन जो है वो आपने यहाँ पे कंसिडर करना है, और इस स्टेट वेरिएबल को आपने फर्दर डिटेल में स्टडी करना है. पोटेंशियल एनर्जी तो एक सिंगल पैरामीटर होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द मीन इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन बी ऑफ 3 काइंड्स. काइनेटिक एनर्जी की 3 काइंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, जिनमें आपके पास जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, देन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है. और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिंगल है, उसको हम छोड़ देंगे, ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर. तो ट्रांसलेशनल आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस और वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ये तीनों आपके पास जो है वो मैटर टू मैटर यानी कि स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा. लेट्स सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल फर्स्ट, जहाँ पे मैंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेंशन किया है. व्हेन दिस मॉलिक्यूल विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट फॉर्म में लीनियर मूव करेगा, तो दैट विल बी कंसिडर एज द लीनियर और द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन इट विल गेन हीट फ्रॉम एनी सिस्टम. वेदर वो आपके पास मोस्टली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी लिक्विड और गैसेस में, जबकि वाइब्रेशनल एनर्जी दैट विल बी observed in the solids. Let's suppose we have two diatomic molecules. These two diatomic molecules suppose when they will gain energy, so they will start vibrating at their own position, or one will transmit its vibrations or its energy to the next one, or they will start to and fro motion, and this to and fro motion between these two diatomic molecules will be considered as the vibrational kinetic energy of the molecule. So matter को जब आप heat provide करते हैं तो उसमें आपके पास थर्ड जो कंडीशन है वो हो सकती है रोटेशनल. आपके पास यहाँ पे अगेन एग्जांपल है ऑफ द 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. इसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकता है टुवर्ड्स द सेकंड, या रोटेट कर सकता है उसके अराउंड. इसी तरह second can rotate around the first one. So this rotation of these 2 molecules will be considered as the rotational kinetic energy. So rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy and translational kinetic energy will be 3 kinds of the kinetic energy that can be appeared as the internal energy of the system. जब हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि अलॉन्ग विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ द एनर्जीज इफ़ दे आर प्रेजेंट, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो वी कैन रिप्रेजेंट सच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा यू. और ये डेल्टा यू हमें कब मिलता है? व्हेन यू विल प्रोवाइड द हीट टू द सिस्टम, दैट क्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज एनी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. And this kinetic energy of the system overall along with the potential energy will be converted as the internal energy of the system.
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपके पास ये जो जब आप हीट सप्लाई करते हैं और वो टेम्परेचर चेंज आता है, उसके बाद वो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं और वो इंटरनल एनर्जी बनती है, तो इस सब में कहीं ना कहीं जो है वो हीट सप्लाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात देखी थी कि जो आपका वर्क डन होता है किसी भी पिस्टन सिस्टम में या फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर, वर्क डन जो है इट इज़ ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो वर्क डन है इट इज़ डायरेक्टली रेलेवेंट टू द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड हीट। तो इस तरह से ये तीनों पैरामीटर आपस में रिलेटेबल हैं। आप ये कह सकते हो कि ये तीन डिस्टिंक्ट पैरामीटर हैं, वर्क डन, हीट, टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एक तरह से एक में वन कन्वर्टेड टू द अदर। इसमें से हीट जो है आपकी बुक में मेंशन होगा कि इट इज़ अ हीट इन ट्रांजिट, मीन हीट इज बेसिकली चेंज इनटू द वर्क डन इनटू द इंटरनल एनर्जी। सो ये रिलेटेबल है वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी आपस में। तो आपके पास जो हीट का बेसिक यूनिट होता है वो हम यूज़ करते हैं कैलोरीज़। तो हीट को अगर आप कैलोरीज़ की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, किलो कैलोरीज़ या कैलोरीज़ की फॉर्म में, तो वो वर्क डन करके आपको देता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप कह सकते हो कि जैसे हिटिंग ऑफ द नेल विद हैमर है। आप उसको किसी भी कील को हैमर के साथ जब हिट करते हैं तो आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में वर्क डन हो रहा होता है, इंटरनल एनर्जी वो गेन कर रहा होता है। सिमिलरली रबिंग ऑफ हर हैंड्स, विंटर में जैसे हम अपने हैंड रबिंग करते हैं तो रबिंग हैंड्स के साथ हीट जो है वो जनरेट होती है। तो आपने वर्क डन किया, हीट हुई प्रोवाइड की, या फिर हीट से आपने वर्क डन किया, या फिर हीट और वर्क डन प्रोवाइड करने मीन हीट प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, इंटरनल एनर्जी से वर्क डन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेस करती हैं आपस में, एक दूसरे के साथ रिलेटेबल हैं। So heat will always convert into the temperature into the average kinetic energy and then kinetic energy into the work done। इस तरह इसकी तीनों की जो आपस में रेलेवेंस है उसको जो है वो बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिकली हम देखते हैं। इसी तरह जैसे आपकी बुक में मेंशन है एक पैरामीटर चर्न के नाम से ऑफ अ बटर। तो चर्निंग ऑफ अ बटर बेसिकली जैसे सिंपल कोई ब्लेंडर में आप वर्किंग करते हैं तो वो भी इसी तरह है कि आप उसमें भी बटर चर्निंग जो है वो भी इसी के अंदर आती है कि आपने हीट प्रोवाइड की, आपने वर्क डन किया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसके अंदर भी आएगा। सो ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो अगेन यहाँ पे इस मैप को रिपीट किया है कि बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपको वर्क डन की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। सो हीट, टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, दे ऑल आर रिलेटेबल टू ईच अदर। सो ये आपके पास ये टॉपिक आपका जो है वो यहाँ पे कंक्लूडिंग एक पॉइंट है आपका कि आपके पास किस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में चेंज होती हैं और हमारे लिए ये कितनी बेनिफिशियल हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो आपके ये दो टॉपिक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हैं वो कवर हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी को एक मैप की फॉर्म में एज अ स्टेट वेरिएबल हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट ये एक कंक्लूडिंग पॉइंट है कि आप इंटरनल एनर्जी को एज अ स्टेट फंक्शन अगर आपने देखना हो तो यू हैव टू कंसिडर अ सिस्टम दैट विल हैव इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर ए और वॉल्यूम ए एंड प्रेशर ए, एंड सिमिलरली let's suppose after providing the heat, ठीक है, at pressure A, volume A, temperature A, your system will start working and its pressure will decrease to the PB and volume increase to the VB। अब अगर इस प्रेशर चेंज को फाइनल को देखें और प्रेशर A और B को देखें तो इसके बीच में ये जो दो पाथ हैं C1 एंड C2, ये दो पाथ हैं जो अडॉप्टेड बाय द सिस्टम हैं और चेंज इन इंटरनल एनर्जीज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय द सिस्टम, ठीक है। वो C1 वर्किंग सब्सटेंस पाथ ले या C2 उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता टू चेक द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हमने टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना होगा तो हम जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे और मीन आफ्टर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द एनर्जी, आफ्टर टेकिंग दिस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द एनर्जी जो है वो हम देखेंगे कि आपके पास ये डिफरेंस जो है वो आपको रिज़ल्ट देगा इंटरनल एनर्जी का। सो यहाँ पे आप इस तरह से किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो कर सकते हैं कैलकुलेट और देख सकते हैं कि फ़ाइनल और इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम क्या थी, बिकॉज यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ऑफ सिस्टम बताती हैं। दैट्स वाई दिस वेरिएबल इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। सो ये एक ईजी सी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी टू अंडरस्टैंड
इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट वेरिएबल। और इसमें आपके पास जो है वो, अगर हम इसको रिकैप करें तो फ़िलहाल आपने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी और हाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेट फंक्शन, और आप इसको ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, प्लस हाउ हीट, internal energy and work are relevant to each other. Now next we will discuss about the equivalence of heat and work. Class, heat and work are equivalent to each other. This was first discussed by the Count Rumford. He was a military engineer and gun boring जो होता है प्रोसीजर, उसके दौरान में ही कंसिडर्ड कि जो आपके पास वर्क डन होता है, वो जो भी हीट होती है वो इक्वलेंट टू द वर्क डन होती है। इससे पहले ये फैक्ट था कि सब लोग ये समझते थे कि हीट कोई लिक्विड की तरह की कोई चीज़ है जो कि किसी भी मटेरियल में प्रेजेंट होती है, बट काउंट रमफोर्ड ने ये यहाँ पे डिक्लेयर किया कि हीट जो है इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द एनी बॉडी, प्रेजेंट इन द एनी बॉडी, बट इट इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी जो कि फ़्लो करती है इन द रिजल्ट ऑफ वर्क डन। और ये वर्क डन जो होता है वो इक्वलेंट होता है, जितनी हीट होगी उतना वर्क डन हो जाएगा। फिर लेटर ऑन जेम्स जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि वाकई में मैकेनिकल वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वलेंट टू द हीट एनर्जी। और ये जो वर्ड है जूल, इसको मोस्टली लोग जाउल रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जूल, क्योंकि जेम्स जूल जो हैं उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की, एक्सपेरिमेंट्स किए और काउंट रमफोर्ड की इस बात को जो है वो प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द जूल के वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, कि आप जितनी हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन सिस्टम कर आपको देगा। सो ये बात यहाँ पे प्रैक्टिकली भी ये बात जो है वो प्रूव्ड है कि आपके पास वर्क डन हमेशा आप जितनी हीट सप्लाई करते जाएंगे सिस्टम को, उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उतना सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो ऑलवेज हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जे जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बिटवीन द वर्क एंड हीट, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऊपर वाली इक्वेशन से इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो W/Q है, यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट इज़ द रेशियो बिटवीन वर्क एंड हीट, ठीक है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी हो तो सिंपल सी आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि आपके पास मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट इज़ जस्ट द वर्क डन पर यूनिट हीट आएगा, और वर्क डन जो है वो आप हमेशा जूल्स में लेते हैं, और हीट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हीट जो है वो हम नॉर्मली कैलोरीज़ में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द जेम्स जूल, ही कंक्लूडेड कि आप कोई भी वर्क डन करें हीट सप्लाइड के रिज़ल्ट में तो उनका जो आंसर आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, दैट इज़ 4.18 जूल्स पर कैलोरी। सो इसका मीन इन एक्सपेरिमेंट से, इन रेशो से ये प्रूव है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, जो कि 4.18 जूल्स पर कैलोरीज होता है। अगर आप यहाँ से वर्क डन, अकेला वर्क डन निकालना चाहें तो यू विल मल्टीप्लाई मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट जे विद द हीट इन द कैलोरीज़। तो इसमें आपके पास कैलोरीज़ और जूल पर कैलोरीज़ आपस में, कैलोरीज़ और कैलोरीज़ का जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और वर्क डन जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जूल्स आ जाएगा, जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि वर्क डन जो है वो जूल्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये एक बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स थे by the James Joule.